पर आज सुबह से ही काफी हलचल थी। सभी आज जल्दी उठ गए थे और माया के बताए सल्फर के झरने पे कैंप करने के प्लान के हिसाब से तैयारी में जुटे हुए थे। अवंतिका भी जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपनी बहनों को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माया ने उसे समझाया कि उसके फ्रेंड्स उसकी बहनों की प्रेजेंस में नेचुरली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अवंतिका और उसकी बहनों को भी उसकी बात में दम लगा और उन्होंने अवंतिका के साथ जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। नीचे राज, अनुज, अंकित तैयारियों में जुटे थे। तभी सीटी बजाते हुए बल्ले वहां आया। क्या बात है, आजकल बहुत मजे में दिख रहा है। ऐसा क्या मजा मिल रहा है तुझे जो हमें नहीं मिल रहा? अंकित ने चुटकी लेते हुए कहा। ओए बस यूं ही समझ ले, यहाँ आना मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला हुआ है। अलग ही ऐठ में बल्ले ने जवाब दिया। अच्छा, ऐसा क्या हीरे की खान खोज निकाली तूने 2 ही दिन में? राज ने हंसते हुए कहा। ओए वही समझ ले, कुछ दिनों में तुम सबको वापस वहीं पोल्यूटेड सिटीज में लौट जाना होगा, जबकि मैंने तो यहीं रुकने का परमानेंट जुगाड़ कर लिया है। बल्ले ने उन्हें चढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब, तू हम लोगों के साथ वापस नहीं जाएगा क्या? इस बार राज ने सीरियसली पूछा। ओए नहीं, मुझे तो ये जगह जच गई है और जिस जगह मैं रहूंगा वो तो इस इलाके से भी ज्यादा शांत और सुंदर है। बल्ले ने भाव मारते हुए कहा। क्या किसी पहाड़न से शादी करके घर जमाई बनने का जुगाड़ तो नहीं बैठा लिया तूने? मजे लेने के लहजे में अनुज बोला। ऐसे जुगाड़ तुमको ही मुबारक को। बस ये समझ ले कि एक बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली है। उनकी पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं। उनका एक ब्रांच यहाँ भी है और बढ़िया पैसा, ऐशो आराम सब मिलेगा। बल्ले ने उन्हें लालच दिलाने के इरादे से अपने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा। अरे इन पहाड़ों पर ऐसी कौन सी एमएनसी पा गया है तू? और अगर पा ही गया तो हमारा भी कुछ जुगाड़ करवाना यार। अनुज बल्ले के झांसे में पड़ने लगा था। ओए ठीक है, आज हम लोग घूम लेते हैं, कल मैं तुम सबका भी जुगाड़ करवा दूंगा, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भी नहीं। एक बार काम बन जाए फिर ढिंडोरा पीट सकते हो, बल्ले ने कहा और हवेली से बाहर जाने लगा। अरे कहाँ चल दिए, हमारे साथ कैंपिंग पे नहीं जा रहा क्या? अंकित ने उसे जाते देखकर कहा। ओए नहीं, मैं जरा अपने हीरे की खान का मुआयना करने जा रहा हूँ, मजाक के अंदाज में बल्ले ने कहा और हवेली के बाहर चला गया। वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। तब तक सभी लड़कियां भी वहां आ पहुंची। उन्होंने बल्ले के बारे में पूछा तो राज ने उन्हें बताया कि उसे कोई काम था तो वहां अकेले ही नीचे कस्बे में घूमने गया है। इस बात पर उन सभी ने मुंह बनाया और फिर वो सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम की तरफ चल दिए। नाश्ता कर उन सभी ने अपने अपने बैग उठाए और गाड़ियों में बैठ के माया के बताई लोकेशन की तरफ निकल पड़े। माया ने गाड़ियों को सड़क के किनारे एक कच्चे रास्ते के पास रुकवा दिया। हमें यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा, माया ने उन सबसे कहा और गाड़ी से उतर गई। बाकी सब भी गाड़ी से उतरकर अपना अपना बैग संभालने लगे। अवंतिका ने गाड़ी के ड्राइवर्स को वहीं रुक के इंतजार करने को कहा और वो खुद भी अपना बैग लेकर पैदल चल पड़ी। यहाँ चढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं थी। करीब 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद उन्हें सल्फर का झरना दिखाई देने लगा। ये इलाका काफी सपाट था। झरना सीढ़ियों की तरह काफी बड़े बड़े स्टेप्स में नीचे की तरफ बह रहा था। झरने के अगल बगल जैसे पत्थरों की सीधी दीवारें थी, जिनके बीच बीच में रास्ते भी बने थे। झरने से थोड़ी दूरी पर घने पहाड़ी पेड़ थे। एक बढ़िया सी जगह देखकर उन सभी ने वहां पर कैंप लगाने का डिसाइड किया। सभी लड़के कैंप लगाने लगे तथा लड़कियां खाना बनाने की व्यवस्था करने लगी। कैंप सेट कर लेने के बाद लड़के भी खाना बनाने में उनकी मदद करने लगे। खाना लगभग तैयार है, इसे धीमी आंच पर छोड़ के हम सब थोड़ा नहा लेते हैं, माया ने उन सब से कहा। तभी राज माया के पास आया और धीरे से फुसफुसाते हुए उसने कहा, यार अगर तुम अवंतिका को थोड़ा इधर उधर कर दो तो हम वाकई में ढंग से नहा लें। माया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सिर हिला के उसे भरोसा दिलाया। फिर माया ने अवंतिका के पास आके उसके कान में कुछ कहा। अवंतिका उन तीनों की ओर देखकर हौले से मुस्कुराई और फिर माया के साथ झरने की दूसरी तरफ चल पड़ी। इधर अवंतिका के हटते ही उन सबके अंदर जैसे जोश का तूफान जाग गया।
राज, अंकित और अनुज ने बिजली की फुर्ती से अपने कपड़े बदले और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़े। अरे अरे, क्या कर रहे हो? हमें भी तो कपड़े बदलने दो, ऋतु ने अंकित को झटकते हुए कहा। उसकी टेंशन ना लो, उसके लिए हम है ना, आंखों में शरारती चमक लिए अनुज ने कहा और अंजलि को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी देखा देखी राज ने जूही को और अंकित ने ऋतु को गोद में उठा लिया और पानी की तरफ बढ़ने लगे। देखो, पिछली बार की तरह ढंग का स्पॉट खोज लो एंड नो पीकिंग। अच्छा हुआ बल्ले खुद ही नहीं आया, नहीं तो अवंतिका की तरह उसका भी कुछ जुगाड़ सोचना पड़ता, राज ने बाकियों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा। फिर वो सभी झरने के पास पेड़ों और पत्थरों से ढकी व छुपी जगह खोज के उसकी तरफ बढ़ गए। फिर उन सभी ने जल्दी से अपने अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई से वो तीनों जोड़े एक साथ दिखाई दे रहे थे और वो इस बात से अनजान थे कि उन पहाड़ों पर दो जोड़ी आंखें उनको बहुत गौर से देख रही थी। ये दो न्यू लाइट के सफेद लबादाधारी एजेंट थे, जिनकी लार उन तीनों जोड़ों को देखकर बह चली थी। उनके साथ वो कुत्तानुमा जीव नहीं था, शायद वो माया की तरफ चला गया था। वो लबादाधारी धीरे धीरे नीचे ऐसे स्थानों पर जाकर जम गए जहां से वो उन सबको बड़े आराम से काम क्रीड़ा करते हुए देख सकते थे। उनका पहला ध्यान अनुज अंजलि पर गया। अनुज ने अंजलि के सारे कपड़ों को अपने हाथों से हटाया और पानी से दूर सूखी जगह पर रख दिया। अंजलि के शरीर पर सिर्फ इनरवेयर ही रह गया था। उसके कामुक रूप को देखकर न सिर्फ अनुज बल्कि उन लबादाधारियों का भी शरीर गर्म होने लगा। अनुज ने जल्दी से अपने शरीर से आखिरी कपड़ा उतार दिया और वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर अंजलि की ओर बढ़ा। उसने अंजलि को अपनी गोद में उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। अरे, ये क्या किया? कम से कम इसे तो उतारने देते, अपने भीगे इनरवेयर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा। उसकी बात को अनसुना करते हुए अनुज उसकी ओर बढ़ा। वैसे भी भीगने के बाद अंजलि के इनरवेयर उसके शरीर से चिपक गए थे और उसके पूरे शरीर के दर्शन करवा रहे थे। अनुज अंजलि को लेकर पानी में इस तरह लेट गया कि उन दोनों के गले के नीचे का पूरा भाग पानी में डूब गया था। अंजलि को बेतहाशा चूमते हुए अनुज ने उसके शरीर से आखिरी कपड़े को भी अलग कर दिया। हिलते पानी में अंजलि के उभार और भी ज्यादा मदमस्त कर रहे थे। उन दोनों लबादाधारियों की हालत खराब होने लगी। फिर अनुज अंजलि के शरीर पे इस प्रकार आ गया कि उन दोनों को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। झल्लाते हुए वो दोनों दूसरी तरफ बढ़ने लगे। यहाँ राज व जूही पानी में बैठे एक दूसरे के नग्न शरीर पे पानी के छींटे उड़ाकर खेल रहे थे। जूही के खुले शरीर को देखकर तो उन दोनों लबादाधारियों का और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। पानी में राज के साथ खेलते हुए जूही का बदन जब एक दूसरे से टकराता तो उनसे आने वाली आवाज उन दोनों लबादाधारियों को मदमस्त कर रही थी। फिर राज ने आगे बढ़कर जूही के दोनों रोजों को अपने हाथों में थाम लिया और एक एक करके उनका रस पान करने लगा। जूही के होठों से निकली आह उन दोनों लबादाधारियों के कान में नश्तर की तरह घुसती चली गई। उन दोनों के लिए अब अपने आप को संभालना मुश्किल होने लगा। तभी एक लबादाधारी ने दूसरे का ध्यान एक तरफ किया, अंकित व ऋतु, जो काफी दूर वाले झरने की तरफ चले गए थे। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। उनमें वहशत की चमक थी। फिर वो दोनों तेजी से पहाड़ों पर आगे चलते हुए ऋतु और अंकित की ओर बढ़ने लगे। अंकित व ऋतु एक दूसरे में मस्त थे। अपने बाकी दोस्तों से काफी दूर आ गए थे, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई उन्हें नहीं देख सकता। इसी कारण वो काफी उन्मुक्त काम क्रीड़ा में लगे थे। इस समय वो पानी में ही एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों के होंठ एक दूसरे से चिपके हुए थे। हाथ एक दूसरे की पीठ पर सांप जैसे सरक रहे थे। अचानक ऋतु ने अपने शरीर को हल्का सा पीछे किया और जिम्नास्ट सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए अपने बाएं पैर को अंकित के कंधों पर रख दिया। अंकित उसके पैरों की उंगलियों को चूसने लगा। ऋतु ने अंकित का सिर पकड़ के अपनी तरफ किया। आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुई। अंकित के दोनों हाथ ऋतु के मांसल नितंबों पे आकर कस गए और ऋतु ने अपना दूसरा पैर भी अंकित के कंधों पर रख दिया।
अंकित ने थोड़ा सा अपने शरीर को एडजस्ट किया और ऋतु की एक चीख के साथ उनके शरीर एक हो गए। अंकित ऋतु को लेकर थोड़ा और गहरे पानी में चला गया। उनके शरीर की हलचल से मानो पानी में मंथन शुरू हो गया था। इधर वो दोनों लबादाधारी भी उन दोनों के काफी पास आ गए थे। इस समय वो दोनों उन दोनों के ठीक ऊपर की पहाड़ी पर थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर हवस से भरी हैवानियत छाई हुई थी। वो पहाड़ी से नीचे उतरने ही जा रहे थे कि पीछे हल्की आहट हुई और उन दोनों ने ही एक साथ पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने दो करीब 3-3.25 फुट की मानवीय आकृतियां खड़ी थीं। देखने में वो 10 साल के बच्चे लग रहे थे। उनके शरीर का रंग ग्रेइश था, बाल छोटे छोटे थे और आंखों में जैसे पुतलियां ही नहीं थी। उनकी पूरी आंखें गहरी नीली सी थी। उन दोनों लबादाधारियों को खतरे का एहसास हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कोई इशारा सा किया और उनके हाथ के लबादे के अंदर से 1.5 फुट के खंजर निकल आए। दोनों हाथों में खंजर को लिए वो तेजी से उन दोनों बच्चों की तरफ बढ़े। जैसे ही वो लबादाधारी उनकी तरफ बढ़े, वो दोनों बच्चे तेजी से पीछे की तरफ भागने लगे। उन दोनों लबादाधारियों को एक बार तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। फिर वो भी उन दोनों के पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते अचानक वो दोनों लड़के तेजी से रुके और उन दोनों की तरफ कूद पड़े। उन दोनों लबादाधारियों को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। उन दोनों लड़कों ने उनके घुटनों पर ठोकर मारी और दोनों लबादाधारी डिसबैलेंस होकर जमीन पर आ गिरे। गिरने से बचने के प्रयास में एक लबादाधारी ने अपने आप को बैलेंस करना चाहा, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ से जुड़ा खंजर टूट के उसके कंधे में ही घुस गया। उसके हलक से एक दर्दनाक चीख निकल गई। इधर एक दूसरे के शरीर से खेलते हुए ऋतु और अंकित को ऊपर होती धमाचौकड़ी और उस लबादाधारी की चीख की हल्की आवाज सुनाई दी। घबरा के दोनों पानी से बाहर आए और ऊपर की तरफ देखने लगे, लेकिन नीचे से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। ऊपर से लगातार रह रहकर आवाज आ रही थी। उन दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने कपड़े उठाकर झरने के साथ नीचे की तरफ चल पड़े। इधर अपने एक साथी को घायल देखकर दूसरा लबादाधारी घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो दोनों बच्चे तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हुए कूद पड़े। उसने अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए उन पर खंजर से वार करना चाहा, लेकिन वो दोनों गजब फुर्तीले थे। उसके वार से बचते हुए वे दोनों उसके हाथ पर जोंक की तरह लिपट गए। उसके हाथ पर चिपके हुए ही उन दोनों ने अपने पैरों से उस लबादाधारी की पसलियों पर तेजी से वार करना शुरू कर दिया। लबादाधारी उन दोनों को हाथ से झटकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार होते हमले से जल्द ही वो लबादाधारी पस्त होने लगा। इधर अपने लबादाधारी साथी का बुरा हाल देखकर खंजर से घायल उसके दूसरे साथी ने जेब से कोई गोल चीज निकाली और उनकी तरफ फेंक दी। उस गोले के जमीन से टकराते ही गहरे काले धुएं के बादल से छा गए। वो दोनों बच्चे खांसते हुए लबादाधारी को छोड़कर धुएं से दूर हटने लगे। जब धुएं के बादल छटे, वो दोनों लबादाधारी वहां से जा चुके थे। कुछ देर रुककर इधर उधर देखने के बाद दोनों बच्चे भी वहां से चले गए। इधर अंकित और ऋतु नीचे झरने पर अपने दोस्तों के पास आकर रुके। उन्होंने ऊपर देखा और जब वो इस बात से आश्वस्त हो गए कि वहां कोई नहीं है, तो वो फिर से सेक्स में लग गए। इधर माया अवंतिका को लेकर बाकियों से काफी दूर निकल आई थी। अरे कहाँ लेकर जा रही हो मुझे तुम? तुम्हारी सहेलियों से दूर। हंसते हुए माया ने कहा। अच्छा, और वो क्यों? अवंतिका ने पूछा। जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। माया ने आंख मारते हुए कहा। जवाब में अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पता तो सब है ही, बस कभी कभी कबाब में हड्डी बनने में भी मजा आता है। माया एक जगह आके रुक गई। ये चारों तरफ से छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ समतल मैदान सा था। एक तरफ पहाड़ियों से पानी की पतली धार निकलकर एक तरफ छोटे तालाब में जा रही थी। चलो हम लोग भी नहा लेते हैं।
कहते हुए माया ने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए। इससे पहले कि अवंतिका कुछ कह या बोल पाती, माया ने अपने सारे कपड़े निकालकर एक तरफ रख दिए। उसके सीने पर बना निशान हल्की धूप में चमक सा रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए अवंतिका को देखने लगी। थोड़ा सा रुककर अवंतिका ने भी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद अवंतिका के शरीर पर महंगी लॉन्जरी ही रह गई। माया मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई और अपने हाथों से उसके शरीर पर पड़े बाकी कपड़े भी उतार फेंके। अवंतिका अपने आप को खुले आसमान के नीचे इस अवस्था में महसूस करके अपने आप में ही सिमटने लगी। अरे क्या हुआ? अब मुझसे क्या शर्मा रही हो? ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों पहली बार एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख रही हैं। अवंतिका का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए माया ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से थाम लिया और फिर उसे लेकर उस छोटे से तालाब की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए पानी में उतरने लगी। तालाब का पानी उनकी उम्मीदों से उलट हल्का सा गुनगुना था। पानी में उतरते ही अवंतिका के मन में जो हल्की सी घबराहट थी, वो भी उस गुनगुने पानी में नमक की तरह घुल गई। तभी माया ने अपने हाथों से पानी को अवंतिका की तरफ उछाला। जवाब में अवंतिका ने भी ऐसा ही किया। अब वो दोनों एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाते हुए खेलने लगी। खेल खेल में माया धीरे धीरे अवंतिका की तरफ बढ़ी और उसके दोनों वक्षों को अपने हाथों से पकड़ लिया। इससे पहले कि अवंतिका कुछ कह पाती, माया ने अपने होठों से उसके होठों को सील कर दिया। धीरे धीरे अवंतिका ने भी अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसका भी एक हाथ माया की पीठ पर फिसल रहा था, तो दूसरे हाथ से वो माया की भरी हुई छातियों से खेल रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे से खेलने के बाद माया की उंगलियां अवंतिका के पैरों के बीच में चली गईं। अवंतिका के मुंह से एक सिसकारी सी निकल गई। अवंतिका को पूरी तरह मदहोश जानकर माया अपने बाएं हाथ को उसकी कनपट्टी पर ले गई और नाखून से कोई निशान बनाने लगी। यह अंग्रेजी के स्मॉल आर सा निशान था, जिसके दोनों सिरों पर सांप के मुंह जैसे थे। निशान के पूरा बनते ही उसमें खून भरने लगा और अवंतिका पूरी तरह से अपनी होश खो बैठी। अब माया ने बेसुध अवंतिका को खींचते हुए पानी से बाहर निकाला और एक तरफ की सपाट जमीन पर लिटा दिया। फिर उसने उसके हाथ पैरों को खोल दिया और एक तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में ऊपर पहाड़ियों पर वही आदम कद कुत्ते नुमा साया दिखाई दिया। वो ऊंचाई से ही नीचे कूद पड़ा और अवंतिका की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, उसका काले धुएं जैसा शरीर आकार में छोटा और ठोस होता जा रहा था। अवंतिका तक पहुंचते पहुंचते वो एक नग्न मानव आकार ले चुका था। ये फादर अग्निवेश थे। जब उस डायन मार्सिलिया ने तुम्हें इसे अपने जाल में फंसाकर कैथीड्रल लाने का आदेश दिया था, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन शायद उन लाइट के हरामियों को नहीं पता कि ये लड़की क्या चीज है। जब तुम्हारा इससे पहली बार शारीरिक संपर्क हुआ, तभी मुझे आभास हो गया था कि ये लड़की जो दिख रही है वो नहीं है। हालांकि अभी इसकी शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं। जमीन पर पड़ी अवंतिका को घूरते हुए अग्निवेश ने माया से कहा, न्यू लाइट इसका इस्तेमाल अपने शैतानी अनुष्ठान में करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ही मैं इसके ताकतवर शरीर के जरिए अपने इस कमजोर बूढ़े शरीर से छुटकारा पा जाऊंगा और फिर मर्सिलिया और उसके साथियों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और मेरा क्या होगा? मुझे कब आजादी मिलेगी? माया ने उससे पूछा। एक बार मैं शक्ति को हासिल कर लूं, फिर मैं तुम्हें भी आजादी दिलवा दूंगा। ये कहते हुए फादर अग्निवेश अवंतिका के शरीर पर झुकने लगा। लेकिन तभी एक गर्जना हुई और माया और अग्निवेश ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। वहां एक बड़ा गहरे नीले बैंगनी रंग का जंगली भालू सा 2 पैरों पर खड़ा था। उसके साथ ही एक गहरे रंग का लबादा ओढ़े एक लड़की खड़ी थी। उसके कंधों पर बिल्कुल बर्फ सी सफेद छोटी सी गिलहरी बैठी थी। माया एकदम से भौचक्की खड़ी थी, लेकिन अग्निवेश ने खतरे को भांप लिया था।
उस भालू और लड़की की तरफ तेजी से झपट्टा मारते हुए अग्निवेश वापस अपने आदमकद कुत्ते स्वरूप में आ गया। अब वो विचित्र भालू और अपने कुत्ते स्वरूप में अग्निवेश एक दूसरे से भिड़ गए। इधर माया ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस लड़ाई में कूदने का निर्णय ले लिया था। वो तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाती, उस लड़की के पीछे से 2 बच्चे निकले और उस पर कूद पड़े। हालांकि माया भी कम ताकतवर नहीं थी, लेकिन वो बच्चे एक तो आकार में छोटे थे, ऊपर से उनमें गजब की फुर्ती थी। वो माया के हमले से तेजी से इधर उधर कूद के बच जाते और फिर मौका देखकर माया पर हमला कर देते। उनके हर हमले से घायल होती माया के ऊपर भी वहशियत सवार होने लगी थी। उसने एक तेज झपट्टा मारा और आखिरकार एक लड़का उसकी पकड़ में आ ही गया। आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थीं और उसके दांत लंबे होने लगे थे। अपने चुड़ैल स्वरूप में माया अपने पैने दांत उसके गले में गड़ाने ही जा रही थी कि दूसरे बच्चे ने उसके पैरों को पकड़कर खींच लिया। इससे पहले कि माया संभल पाती, एक लड़के ने उसके दोनों पैर और दूसरे ने उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और फिर उसे विपरीत दिशा में खींचने लगे। हालांकि माया कम ताकतवर नहीं थी, लेकिन वो दोनों लड़के भी किसी से कम नहीं थे। माया ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो उनकी पकड़ से आजाद नहीं हो पा रही थी। अब माया को अपने शरीर में खिंचाव महसूस होने लगा। उसकी आंखों में दुनिया जहां का डर दिखाई देने लगा। कुछ ही देर की बात थी कि उसका शरीर 2 फाड़ हो जाना था। उसके गले से भयानक चित्कार सी निकल पड़ी और जैसे एक धमाका सा हुआ, उसके सीने का जख्म का निशान फट पड़ा और उससे एक अदृश्य आकृति सी निकल के हवा में तैरने लगी। धमाके के कारण उन दोनों ने भी माया के शरीर को छोड़ दिया और उस आकृति की ओर देखने लगे। लड़की भी हैरानी से उस आकृति को देखने लगी। वो अशरीरी आकृति तेजी से बेहोश अवंतिका की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही ना जाने कहां से केसरिया कपड़ा उड़ के आया और उस अशरीरी आकृति को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हैरानी से उस लड़की और उसके सहयोगियों ने कपड़े की दिशा में देखा। वहां रचित खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथों में सूखे हुए गेंदे के फूल की पंखुड़ियां सी थी और वो तेजी से कोई मंत्र उच्चारण कर रहा था। वो आकृति जमीन पर कपड़े के बंधन में तड़प के उससे आजाद होने की कोशिश कर रही थी। रचित ने अपने दोनों हाथों से फूल की पंखुड़ियों को उसकी ओर उछाल दिया। वो फूल की पंखुड़ियां उस आकृति से टकराते ही जलकर भस्म हो गई। उनकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। इधर वो कपड़ा भी धीरे धीरे फटने लगा था और उधर अपने शैतानी स्वरूप में अग्निवेश भी उस भालू पर भारी पड़ रहा था। अग्निवेश अपने शरीर रूप में भालू पर हमला करता और जब वो भालू उस पर हमला करता तो वो साए में बदलकर जमीन पर गिर जाता और फिर एक तरफ जाकर वापस शरीरी स्वरूप में आकर भालू पर हमला कर देता था। वो लबादाधारी लड़की और रचित दोनों ही समझ गए थे कि अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो बाजी उनके हाथ